हेलो एवरीवन। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लैब से मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला था कि हम लोग कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो आज मैं अपनी इस वीडियो में लेके आया हूँ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे एटॉमिक मास, मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री बेसिकली हमारी नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे हमारा मोल कंसेप्ट ड्राइव हुआ है, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल देखेंगे जो प्रीवियस जेई में आए हुए हैं। तो आप लोगों को ये दिखाना है मेरे को आज की कैसे हम लोग बेसिक्स नॉलेज को यूज़ करके जेई मेंस के क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। कि उनमें क्या डिफरेंस होता है जेई जो आपके एनसीईआरटी लेवल से जेई मेंस लेवल में क्या डिफरेंस होता है, ये हम इन क्वेश्चंस के थ्रू जानेंगे। तो बहुत कम कंसेप्ट है और सेम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग है। तो एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को अगर पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियोज में मैं ऐसे ही कुछ बनाऊंगा, ठीक है। ओके, सो माय नेम इज जितुल मेहता एंड वेलकम टू अवर चैनल एंड लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, सो एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास क्या होता है। देखो हमारे पास तीन टर्म्स होती हैं और तीनों में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। एक तो होता है एटॉमिक वेट, सेकेंड होता है एटॉमिक मास एंड थर्ड होता है एवरेज एटॉमिक मास। ये तीनों ही बेसिकली अलग अलग हैं, सेम नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं। जो एटॉमिक वेट होता है वो एटॉमिक वेट बेसिकली, अब देखो क्या हुआ था। एटम जो है उसका साइज बहुत छोटा होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। लगभग हमारा 10⁻⁻10 मीटर तो हमारे एटम का होता है और 10⁻⁻15 मीटर हमारे न्यूक्लियस का होता है। ये तो हमारा उनका रेडियस होता है ना। बट दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे कि अब देखो उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है तो उनका वेट भी बहुत कम होगा। तो जो हमारी पुरानी यूनिट्स हैं हम उनमें उनको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि हमारी पुरानी यूनिट जैसे कि ग्राम हो गया है, ठीक है। तो ग्राम में हम अगर एटम को मेजर करने जाएंगे तो उसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, आप लोग ये भी समझ सकते हो। तो जब हम उसे यूनिट्स में यूज़ करेंगे, जब हम उसे कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे तो वो हमारा काफ़ी ज़्यादा गंदी कैलकुलेशन हो जाने वाली है, पॉइंट की कैलकुलेशन हो जाने वाली है। इसकी वजह से क्या करते हैं ना, हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, नई यूनिट्स का निर्माण किया, ठीक है। उसमें से सबसे पहला है हमारा एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट होता क्या है? एटॉमिक वेट कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ टाइम एट एनी एटम हैवियर देन 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम। देखो हमारे पास कार्बन क्या होता है, अबंडेंस में पाया जाता है और उसका भी C12 एटम का जो आइसोटोप्स है वो अबंडेंस में पाया जाता है। तो उसको हमने रेस्पेक्ट लिया है। जैसे हम लोग किसी चीज को रेस्पेक्ट लेते हैं, उसको हमने रेस्पेक्ट लेके उसके बेस पर हमने सारे एटम्स का क्या निकाला है, मास निकाला है। तो हमने क्या किया, देखो एटॉमिक वेट क्या होता है। एटॉमिक वेट होता है उस एटम का मास जिसका आप निकाल रहे हो डिवाइड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ये तो होता है हमारा एटॉमिक वेट। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो अगर मैं कुछ भी एक यूनिट लेता हूँ, अगर मैं इसकी यूनिट ग्राम लेता हूँ और इसकी यूनिट भी अगर ग्राम लेता हूँ तो ध्यान से देखो ये कट जाएगा। तो ये यूनिट लेस है, क्या है, यूनिट लेस है। इसलिए हमारा एटॉमिक वेट को ही हम लोग रिलेटिव एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। रिलेटिव का सिंपल मतलब है, ये रिलेटिव है किसके, C12 कार्बन एटम के मास के, ठीक है। तो ये यूनिट लेस है। होप से और आपको क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया। एटॉमिक वेट हमारा क्या है, एक डायमेंशन लेस रेशियो है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, C12 एटम के रेस्पेक्ट में, उसके 1/12 के रेस्पेक्ट मास में हम किसी भी एटम का मास कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमारा एटॉमिक वेट है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास हमारा एब्सोल्यूट मास होता है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक वेट इनटू AMU होता है। अगर सिंपली बोलूँ तो अब ये है क्या, तो उसको ध्यान से समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो एटॉमिक वेट को मैंने क्या लिखा, एटॉमिक वेट को मैंने लिखा है मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाय मास ऑफ 1/12 C12 एटम, ठीक है। ये है। अब ध्यान देखो, जो हमारे पास 1/12 था, यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया आएगा, 1/12 ऑफ C12 एटम जो मास होता है हमारा, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझ सकते हो कि ये कितना छोटा है, 1.66 इंटू 10⁻24। तो इसलिए हमने बोला था कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है अगर हम ग्राम में वेट्स को यूज़ करते हैं। तो आप देख ही पा रहे हो, अगर एक बार 1/12 कार्बन एटम का ये मास है तो हाइड्रोजन का क्या होगा, है ना, बाकी सबका क्या एटम का मास क्या होगा। तो इसलिए हम लोगों ने इसको बेसिकली
इस तरीके से रेस्पेक्ट में लिया है हमने, ठीक है। एटॉमिक वेट तो समझ में आ गया होगा आप लोग, क्या है, मास ऑफ वन एटम डिवाइड मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटम। नाउ एटॉमिक मास क्या होता है? अब देखो एटॉमिक मास में कुछ नहीं होता, जैसे ये जो चीज़ है ना, इसको हम बेसिकली बोल देते हैं 1 AMU। इसी को उन्होंने नई यूनिट डिफाइन किया है साइंटिस्ट ने, 1 AMU। इसे बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम का जो मास होता है उसी को हम बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU बोलते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास कैसे निकालते? कुछ नहीं होता, एटॉमिक वेट, क्योंकि अब ये यूनिट लेस नहीं रहेगा, एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम लोग AMU से। जो भी हमारे आप लोग आगे जाके देखोगे कि हमारे जो मासेस होते हैं एटम्स के, अगर हम उनके एटॉमिक मासेस लिखते हैं तो हम उनको AMU यूनिट में लिखते हैं, एटॉमिक वेट इनटू AMU। तो आप देखो यहाँ पे ब्यूटी ऑफ द मैथ यही है कि आप ध्यान से देखोगे तो आप जितने भी मासेस पढ़ोगे, एटॉमिक वेट हो गया, एटॉमिक मास हो गया, एवरेज एटॉमिक मास हो गया, इन सब में मैक्सिमम टाइम आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज सेम है, सिवाय इनकी यूनिट्स के, डायमेंशंस के। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये डायमेंशन लेस है, यहाँ पे क्या है, ये AMU आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर इसको मैं थोड़ा खोल के रखूँगा तो कैसा हो जाएगा? मास ऑफ 1 एटम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बताओ? वही सेम मास ऑफ C12 एटम इनटू ये 1/12 मास ऑफ C12। ऐसे ही 1/12 इधर आ गया मास ऑफ C12 एटम, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू हमारी एटॉमिक वेट बन रही होती है, ये दोनों आपस में कट के क्या दे रहे होते हैं हमें? मास ऑफ 1 एटम रहेगा। तो एटॉमिक मास बेसिकली एटम का ही मास होता है, बट उसकी यूनिट क्या होती है? AMU होती है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक मास। आई होप यू ऑल हैव क्लियर। तो अगर मैं सिंपली एक एग्जांपल लूँ आपसे, जैसे कि हम लोग, आप सबको तो याद ही होगा, फ्लोरीन का एटॉमिक, फ्लोरीन का बेसिकली हम जनरली जो वेट याद करते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो कितना होता है? 19, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें, अगर आप इसका रिलेटिव बोल रहे हो, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलोगे तो क्या बोलोगे? 19, सिंपल, कोई यूनिट नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसका एटॉमिक मास बोलोगे, मतलब एक एटम का मास बोलोगे, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का अगर आप इसका मास बोलोगे तो वो आएगा 19 AMU। यहाँ पे AMU इज स्टैंड फॉर 1.6 × 10⁻24 ग्राम। आई होप यू ऑल हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ कि व्हाट इज द एटॉमिक मास एंड व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक, व्हाट इज द एटॉमिक वेट। क्लियर है? देखो, तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी हुई है। एटॉमिक मास क्या है? एब्सोल्यूट है इन AMU, मतलब इसकी यूनिट है, ये उसी एटम का ही मास है, ये किसी के रिलेटिव में नहीं है। एटॉमिक मास क्या था? एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई बाय AMU है यूनिट। AMU की वैल्यू हमारी ये होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके साथ यही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप किसी के लिए भी ये चीज़ समझ सकते हो। तो होप श्योर आपको क्लियर होगा एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास। अब जो अगर आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट समझ में आ गया, सेम थिंग इज मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर मास, सेम। किसी भी मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे एटम की जगह क्या आ गया? मॉलिक्यूल आ गया। जैसे अगर मैं H2O का निकालना है, मुझे H2O का निकालना है, तो H2O का क्या होता है? 2 H एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा, यानी कि रिलेटिव वेट निकालूंगा, यूनिट निकालूंगा, वही एटम तो आपका अभी भी सेम ही रहेगा। अभी भी आपका रेस्पेक्ट में कौन रहेगा? जिसको आप रेफरेंस ले रहे हो, जिसको भी आप रेफरेंस ले रहे हो, वो हमारा कार्बन ही है, ठीक है। तो 1/12 ऑफ C12 एटम का मास, और यहाँ पे जाएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट। और अगर आपको इसे मॉलिक्यूलर मास बनाना है तो आपको सबको पता है अभी क्या करना है, आपको AMU से मल्टीप्लाई कर देना है आपके मॉलिक्यूलर वेट को, आपको मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। लाइक अगर मैं कोई एग्जांपल H2 ले लो, तो H2 का अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट बोलूँगा तो वो आएगा 18, ओके। 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, है ना, 18 आ जाए। और अगर मैं इसका क्या बोलूँ, बोलो क्या बोलूँ, मॉलिक्यूलर मास बोलूँ, तो वो आएगा 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट में आएगा। यहाँ पे AMU का वैल्यू आपको पता ही है, बता ही दिया मैंने, 2-3 बार वापस लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। दिस इज ओके, क्लियर हो गया सबको? ओके, वेरी। तो दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कनेक्ट करोगे तो हम मोल तक इसको कनेक्ट करके लेके जाएंगे, और आप ध्यान से देखोगे मोल तक जाने के बाद आप समझ पाओगे क्यों इन सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है बट डिफरेंट इन डायमेंशन। जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट की डायमेंशन लेस है, मॉलिक्यूलर मास डायमेंशन आ गई उसकी AMU, ऐसे ही कुछ हमारे आगे आएंगे, ठीक है। तो ऑफ श्योर ये सब क्लियर हो गया, ओके। तो हमने अभी 2 यूनिट तो समझ लिए हैं, एटॉमिक मास समझ लिया है और एटॉमिक वेट समझ लिया है। अभी हम देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास। किसको देखेंगे?
एवरेज एटॉमिक मास। अब ध्यान दो, आपने पीरियोडिक टेबल कई बार काफ़ी बार देखी होगी, उसमें ध्यान से देखा होगा पॉइंट्स में लिखे होते हैं। जैसे अगर आपका हाइड्रोजन का लिखा है तो 1.11 समथिंग ऐसे इस तरीके से वेट लिखा रहता है ना। जो एटॉमिक मास आप वहाँ देखते हो वो कुछ ऐसे ही लिखे रहते हैं ना। पीरियोडिक टेबल में जो आप देखते होंगे 1.11 लिखा होता है हाइड्रोजन का, है ना। सोडियम का लिखा होगा तो 23 पॉइंट समथिंग समथिंग इस तरीके से लिखा होगा। तो दिस इज वॉट, ठीक है। तो ये आपका जो बेसिकली लिखा जाता है वो एवरेज एटॉमिक मास लिखा जाता है। एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है, बेसिकली देखो हमारा कोई भी एटम होता है वो आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे हाइड्रोजन है 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है, 3 आइसोटोप्स हैं। ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं जिनके आइसोटोप्स की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उन आइसोटोप की अबंडेंस के बेस पर उनका क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, और उस एवरेज को बेसिकली हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो हमारा रियल मास है उसकी जगह यूज करते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है। अगर ध्यान से देखो समझे तो एलिमेंट एग्जिस्ट एज आइसोटोप, बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे आइसोटोप का मतलब सिंपल होता है सेम एलिमेंट व्हेन डिफरेंट एटॉमिक मासेस। The atomic mass of any element is the weight of average of all isotopic masses in given sample। जो मैंने बोला था देखो, तो एवरेज एटॉमिक मास हम लिखेंगे कैसे, सिंपली क्या होगा, परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास इनटू 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100। तो परसेंटेज अबंडेंस टू एटॉमिक मास इन सबका सबमिशन डिवाइड बाय 100। अब ये होता क्या है, देखो मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करें, ओके। तो लेट्स नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी के लिए मतलब डेफिनेशन क्लियर होगी। हमने क्या किया, हमने सारी जितनी भी आइसोटोप्स होते हैं उनका एवरेज लिया है। एवरेज को हम क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू इट हियर, ठीक। एवरेज एटॉमिक मास, ध्यान दो, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप ध्यान समझना। हमारे पास बोरॉन है, बोरॉन भी देखो क्या होता है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक B10 और एक B11, ठीक है। मतलब 10 इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा और ये B11 भी इसका एटॉमिक वेट होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान देखिए, अबंडेंस का सिंपल मतलब होता है कि आपके जैसे अर्थ हो गया या फिर आपको सैंपल जिसमें आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, उस सैंपल में बेसिकली वो कितने परसेंटेज में है, कि 100% टोटल होगा तो मान लीजिए 90 एक है, 25 एक है, इस तरीके से आपको पता है, मतलब 100 में से निकालना है। अब वो कितने भी हो सकते हैं, अगर 2 है तो आपको पता है दोनों का सम 100 होना है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि इसकी अगर 90% है तो ये क्या हो जाएगा, 10%, है राइट, ओके। तो अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इसका एवरेज एटॉमिक। अब एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे कैसे, सिंपल जो हमने फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करोगे, देखो सिंपली 10 का क्या कर दो, सिंपली बोलो ना 90 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज अबंडेंस टू एटॉमिक मास याद आ रहा है, वही सेम मल्टीप्लाई करना है, इनटू सेम परसेंटेज अबंडेंस टू एटॉमिक मास मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय टोटल 100 कर दो, क्योंकि आप परसेंटेज में ले रहे हो। ध्यान से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पास 10.10 आ जाएगी वैल्यू। यही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास होगा। ये वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है, बहुत कुछ। उल्टा क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से देखो, यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है। ये तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपके पास सिंपली बोरॉन दिया होगा, बोला होगा कि भाई इसका B10 और B11 इसका आइसोटोप्स है, बोलेगा इसका एवरेज एटॉमिक मास आपको गिवन है, एक सेकंड, इसका एवरेज एटॉमिक मास आपको गिवन है। मतलब आप समझ रहे हो ना, रिवर्स क्वेश्चन आ गया है और कुछ नहीं है। एवरेज एटॉमिक मास मान लीजिए इसका गिवन है आपको 10.10 वापस, ठीक है। हमें तो सिर्फ देखना ही कैसे आता है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, निकालने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, आप जिसका भी निकाल रहे हो बोलेगा कि बताओ, बोलेगा कि आपको सिंपली पूछेगा कि परसेंटेज अबंडेंस, अबंडेंस पूछेगा और क्या है, अगर परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B11 इन सैंपल, ऐसा उसने क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप कैसे निकालोगे, आप सिंपली क्या करोगे, इसका x मान लोगे, टोटल कितनी होती है 100, 100 माइनस एक्स मान लेना, सेम फॉर्मूला वापस लगा देंगे। कैसे, सिंपली 10 इंटू 100 माइनस एक्स प्लस 11 इंटू एक्स एंड डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, एंड दिस इज वैल्यू इज इक्वल टू 10.10। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, इन दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे एवरेज एटॉमिक मास। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया एवरेज एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें आइसोटोप दिए होंगे, उनकी अबंडेंस दी होगी, तो हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा। अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है तो उससे हमें अबंडेंस निकालनी होगी। दिस इज ऑल अबाउट इट, ओके ओके। देखो नेक्स्ट, देखो ये सेम चीज़ ये तो हम पढ़ी चुके हैं। इस चीज़ को देखो, वेपर डेंसिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी के लिए जिस चीज़ सिंपली समझ लो, आगे आप जब स्टेट ऑफ मैटर पढ़ोगे वहाँ पर तो समझ ही जाओगे। वेपर डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। वेपर डेंसिटी आपको गिवन होती है किसी भी सैंपल की, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी से हमें क्या मतलब है, देखो हमें कुछ मतलब नहीं है इस पूरे चैप्टर में, आपको सिर्फ इतना ही मतलब कि वेपर डेंसिटी क्या होती है, इक्वल टू होती है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 के। तो अगर कभी आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है और आपको क्या पूछा है, अबंडेंस वगैरह के क्वेश्चन पूछे हैं या, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेपर डेंसिटी से आप कहाँ जाओगे,
एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पे जाओगे, ठीक है, जैसे कि मैं सिंपली बोलता हूँ एवरेज मॉलिक्यूलर। अब देखो एटॉमिक आ गया, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर आ जाएगा, ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें आपको कोई मुझे लगता है यहाँ दिक्कत आएगी, ठीक है। जैसे वहाँ पे मैंने कहा था एटम के लिए एटम यूज़ कर रहे हैं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली अगर बोले तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास या वेट जो भी है आपको क्या हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली यहाँ पे यूज़ करना है ताकि आप फिर वापस जो भी अबंडेंस वाले क्वेश्चन में जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अभी हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस जीए मेंस में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप उसकी लोड मत लीजिए, अभी आपको बस ये समझना है कि फॉर्मूले को आपको याद रखना है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल टू एवरेज एटॉमिक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या फिर एवरेज एटॉमिक वेट। ओके, क्लियर है? शुड वी प्रोसीड? ओके, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मोल। अब देखो मोल को समझते हैं, मोल्स क्या, ठीक है। मोल्स क्या पूछा है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्ड एज मैनी एंटिटीज नंबर ऑफ एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12। बेसिकली देखो यहाँ पे भी हमारा रेफरेंस तो 12 ग्राम ही C12 है। तो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे क्या होता है, वो बोल रहा है कि बेसिकली मोल्स क्या है, मोल्स ये है कि किसी भी अमाउंट का वो वेट, किसी भी अमाउंट का वो वेट जिसमें आपके नंबर ऑफ एंटिटीज किसके इक्वल हो, इस चीज के इक्वल हो, जिसे बोलते हैं हम एवोगाद्रो नंबर। Na इज इक्वल टू 6.022 into 10 to power 23, ठीक है, अंडरस्टैंड। कोई भी मोल क्या होता है, मोल इज नथिंग बट कि कोई भी सब्सटेंस जिसका वेट निकाल, मतलब जिसमें मैं अमाउंट लूंगा वो अमाउंट को इतना लेना है कि उस अमाउंट में जो नंबर ऑफ एटम्स है, अगर आप एक एटम चूज करो, अगर मॉलिक्यूल चूज करो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने हैं वो कितने होने चाहिए, इस Na के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से कंसेप्ट इमर्ज होकर आता है आपका मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास का, है ना, या फिर एटॉमिक मास का, मतलब वो चीज़ जो होगी ये मोल्स के लिए निकालते हैं कि एक मोल में कितना मास होगा, ठीक है। अब उसी चीज़ को हमें देखना है, तो ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे क्या बोला है, सिंपली क्या बोला है, एटम का वो वेट निकालना है जिसमें कितनी क्वांटिटी हो एटम्स की, जल्दी बोलो, Na क्वांटिटी हो, 6.022 into 10 to power 23 क्वांटिटी हो। अब ध्यान समझिए, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है अब काम आएगी आपको एक मोल का वेट निकालने में। सिंपली कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि एक काम करता हूँ, O2 ले लूँ, ठीक है। O2 का मुझे आप बता सकते हो एटॉमिक मास क्या होगा, एक एटम का मास, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, आई थिंक ये मॉलिक्यूल है ना, इसमें मॉलिक्यूलर मास आएगा। सो लेट्स, तो इसमें हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, क्या होगा जल्दी बोलो, 32 AMU, है ना, ये आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें O2 का वो वेट निकालना है जिसमें कितने एटम्स हो, जितने, और एक एटम का मुझे पता है। सो कैन बी कैलकुलेट फॉर दिस एटम, बोलो क्या क्या कहते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, फॉर Na एटम, फॉर Na मॉलिक्यूल, सिंपली अगर मॉलिक्यूल से तो फॉर Na मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वेट इज 32 into 6.022 into 10 to power 23 AMU। कैन आई से दैट, बोलो, एक का अगर 32 है तो 6.02 into 10 to power 23 का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यही मुझे कैलकुलेट करना है, दिस इज कॉल्ड अवर मोलर मास। क्या कहते हैं इसको, एक मोल का मास, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ ध्यान से करना, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AMU की यूनिट क्या होती है, ये सब लोग बोलो, ग्राम में आ जाएगा। अब ध्यान दो, आपको क्या करना है, आप बस कुछ मत करो, आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। जस्ट कैलकुलेट 6.022 1.6, बाकी जो भी है उसको ऐसे लिख दो 1.6, और ये देखो 23 और 24 करके 10 to power -1 देंगे। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ मैथ, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 9.9999 समथिंग आएगा, ठीक है। इसे अप्रॉक्स 10, ये और ये कट जाएंगे, ये 32 ग्राम आ जाएगा। इसलिए आपके लिए जो हम बोलते हैं ना हमेशा कि आपको सिर्फ एक बार याद करना है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपके उससे एटॉमिक मास हो, एटॉमिक वेट हो, मॉलिक्यूलर वेट हो, ठीक है, या फिर मोलर मास हो, सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो अगर आपको एटम्स के सिंपली नॉर्मल याद है। जैसे अगर हम O2 का बोले तो आप O2 का हम समझ में आ गया। O2 का अगर मैं बोलूँ एटॉमिक वेट, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट, अगर आप इसका सिंपली बोलो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा बताओ, 32। अब इसका मॉलिक्यूलर मास बोलो, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 32 AMU, और अगर इसका मोलर मास बोलो तो कितना हो जाएगा बताओ, 32 ग्राम। दिस इज अ ब्यूटी ऑफ। क्लियर होगी बात, समझ में आई।
तो आपको एक बार वैल्यू याद रखनी है, बाकी बार आपको हमेशा समझ में आ जाएगी, इसलिए हमारे को ये निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। दिस इज अ वीडियो में, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया है, मोलर मास आप लोग निकाल लिए। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप सैंपल कर, आपको वेट गिवन है तो मोल निकालना आसान है। 1 मोल का वेट पता है तो वेट पता है तो उसको डिवाइड करके मोल निकाल लूँगा। दिस इज फॉर्मूला इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, अगर मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो क्या करूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर कर दूंगा, तो इससे मेरा एन आ जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे को वॉल्यूम, ध्यान देखो आप ध्यान लिख लेना, 1 मोल जो गैस है एट एसटीपी, उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। ठीक है, ये आप आगे स्टेट ऑफ मैटर्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एन अगर आपको निकालना है, अगर आपको वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हुआ है तो उसको 22.4 से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ये सारे फॉर्मूले आपके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने वाले हैं। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। ओके, ठीक। सो लेट्स थोड़ी प्रैक्टिसिंग कर लेते हैं करने के लिए। कुछ नहीं, जैसे अगर मैं सिंपली बोलूँ कि मेरे पास N2 है, N2 का मेरे पास 14 ग्राम दे रखा है, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे बताओ। 14 बाय, जल्दी बोलो, 14 एक का होता है तो 28, कितना हो जाएगा बताओ, 1/2 मोल। देखो आपको अगर ये सीखना है तो आपको एटलीस्ट देखो, जो केमिस्ट्री का फंडामेंटल है वो उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है और एलिमेंट्स का सिंबल होता है, ये आपको तो याद करने ही पड़ेंगे। तो अपनी पीरियोडिक टेबल जाके पहले याद जरूर करिए, क्योंकि इसमें कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ये और फंडामेंटल नीड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, अगर मैं O2 का बोल रहा हूँ तो O2 का मैंने बोल दिया जैसे 11.2 लीटर है। ठीक है, सो अगर मैं इसको बोलूँ एट एसटीपी है तो मुझे इसका कितना मोल होगा यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे 11.2 डिवाइड बाय 22.4, दिस इज ऑल्सो हाफ मोल। सिंपली अगर मैं बोलूँ CH4 है, उसके पास में उसके मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे पता है, उसने बोला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें कितने दिए हैं, जैसे मान लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने दिए मेरे को 6.022 इंटू 10⁻21, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻21 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, अब गादरो नंबर ये कट जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 10⁻2 मोल। आई होप यू ऑल हैव क्लियर ऑल थ्री फॉर्मूलाज की हाउ टू अप्लाई। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट चले। तो हमने जितनी भी चीज़ें तो वो सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान देगा, मोलर मास मैंने आपको अभी बता दिया क्या होता है। ठीक है, हाँ, अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल का निकालना है तो मॉलिक्यूल का निकालने के लिए सिंपल चीज़ होती है, क्या होती है, जैसे मैंने आपको अभी तक हम करते आ रहे थे, पर मैं वापस बताता हूँ, जैसे दो हाइड्रोजन तो दोनों का ले लो प्लस ऑक्सीजन का 16, इस तरीके से 18 आ जाता है, ये तो आपको पता ही होगा ना। तो दैट्स ऑल, बस इतना ही दिमाग बढ़ाया, तो मैंने आपको इंडिविजुअल एटम का पता है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी मेन आती है वो ये आती है, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे काफ़ी बार, ग्राम एटॉमिक मास। देखो कई बार क्या होता है ना, ग्राम एटॉमिक करके दिया होगा ना, तो उसका देखो ये एलिमेंट्स के लिए एक बेसिकली एक स्टैंडर्ड बनाया था, उसको हम ग्राम एटॉमिक एटम में बोलते हैं। तो जैसे कभी अगर आपको इस तरीके से मिल जाए कि मेरे पास 1 ग्राम एटम C12 है, तो इसका मतलब सिंपल है, आपका 1 मोल है। ठीक है, 1 ग्राम एटम इज डिफरेंट, बोले तो एक वो है, ठीक है, यूनिट है। ठीक है, जो हमें एलिमेंट्स के लिए पहले बनाई थी। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स के वेट्स को बताने के लिए बनाया गया था, तो इसको 1 ग्राम एटम की तरह लिखते हैं। आपको 1 ग्राम ऑफ C12 बोले तो वो 1 ग्राम है, इसका मतलब उसमें 1 ग्राम C12 है, लेकिन 1 ग्राम एटम C12 बोले दैट मीन्स इसका मतलब वो 1 मोल की बात कर रहा है। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके से अगर कहीं दिख रहा है 1 ग्राम CH4, तो इसका मतलब वो 1 मोल CH4 की बात कर रहा है। इस तरीके से आपको समझना होगा, दिस इज ओनली थिंग, बस इसको इतना समझ लो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसको, बहुत गुड। ऐसे ही ग्राम है, मॉलिकुलर वेट सेम चीज़, अब यहाँ पे एटॉमिक मास है या मॉलिकुलर मास है, इसलिए सब मॉलिक्यूल के ऊपर एक्सटेंड कर दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, समझ में आ गया, 1 ग्राम एटम का मतलब समझ में आ गया, बाकी ऊपर वाली चीज़ें मुझे होप श्योर आपको क्लियर होंगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चल परसेंटेज कंपोजिशन। अब ध्यान से देखना, इसमें आपको ये बहुत आसान है वैसे तो, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो सिंपली उन्होंने CH3 COOH पे दे रखा है, इसका मॉलिकुलर वेट तो पता ही है हम लोगों को, मॉलिकुलर वेट तो पता चल ही है ना, कैसे निकालते हैं, हर एक एटम का अलग अलग करके, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, फिर कार्बन का 12, फिर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन प्लस 1 हाइड्रोजन, तो इस तरीके से 60 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको मैं 60 ग्राम लिख दूंगा तो 1 मोल का हो जाएगा। दिस इज ऑल ऑफ यू क्लियर अल्टिल नाउ, ओके, वेरी गुड, ओके। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें ध्यान समझो कि इसमें हम यहाँ पे थोड़ी स्टडी कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 मॉलिक्यूल अगर मेरे पास CH3 COOH का है, तो इसमें क्या बोल सकता हूँ, एक एटम, सिंपली बोलूँ तो इसमें एक एटम मेरा किसका होगा, कार्बन का होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। कितने एटम है कार्बन के, एक नहीं है 2 है ना, तो देखो यहाँ, तो यही हम यहाँ पे थोड़ा स्टडी कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल मेरे पास एक है, तो यहाँ पे 2 एटम्स किसके हैं, कार्बन के।
ऐसे ही अगर मेरे पास इसमें 1 2 3 4 4 है ना, 4 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन। ऐसे ही मेरे पास इसमें 2 एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे ये है कि एक मॉलिक्यूल में इतने एटम्स है ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इसका क्या ले लूँ, एक मोल मेरे पास क्या है, CH3COOH, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा है। तो आप समझ पा रहे हो ना, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं, 2 एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम्स, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स, ठीक है। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बताओ, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH। ये तो हमने बात की थी। तो आप इतना समझ गए होंगे कि यहाँ से कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2Na। अगर इसको Na लिख दूंगा तो 2Na क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन हो जाएगा। ऐसे ही 4Na क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। ऐसे ही 2Na वापस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। और मोल्स की बात करूँ तो इसके कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल। इसके कितने हो जाएंगे, 4 मोल। इसके कितने हो जाएंगे, वापस 2 मोल। आई होप श्योर आपको ये सब क्लियर है, थोड़ा लिख नहीं पाया होगा, ठीक है, बट आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एक बेसिकली पोस्टमार्टम कर रहा हूँ एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो ना इसमें कितना क्या है क्या नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। ये पॉइंट ऑफ क्लियर का बहुत अच्छी बात है। देखो अब ध्यान दो, परसेंटेज कंपोजिशन इज नथिंग बट है, आपको वेट बाय वेट निकाल रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें आप क्या करो, जैसे हमारे पास एक यही एटम है। अब इसमें बोल रहा हूँ कि मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय वेट निकाली, तो इसका टोटल वेट कितना है, 60। परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन के कितने 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 एटम्स है इसमें, देखो एक और ये 2 × 12। ये कार्बन ने इतना कंट्रीब्यूट किया होगा, तो कार्बन का कंट्रीब्यूशन ही निकाल रहे हैं एट दी एंड, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम इसमें कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट है वो हम यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको × 100 कर दो तो यहाँ से आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको कोई एक एटम गिवन है, कोई एक मॉलिक्यूल गिवन है, उसमें आपका कौन सा एटम कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके वेट में, उसी को हम बेसिकली परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, उसी से हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। जैसे इस तरीके से बोले तो आपका ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है। अगर मुझे इसमें हाइड्रोजन का निकालना है, देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लेना, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 180 होता है। तो अगर मैं सिंपली बोलूँ तो क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लूँ, बोलो सिंपल 1। हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, बिल्कुल। और 180 कर दूँ × 100 कर दूँ, तो ये किसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपके पास, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ग्लूकोज आ जाएगी। बोलो समझ पा रहे हो, बहुत। हाँ, तो दिस इज समथिंग परसेंटेज कंपोजिशन। तो आपसे और आप सबका निकाल ही लोगे, ठीक। और सारे एटम्स का मिला के 100 ही होना है, ये तो आप समझ ही पा रहे हो कि सारे एटम्स लगी तो क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो सबके एटम्स का मिलकर 100 ही होना है। चलो ओके। सो नाउ फाइनली जितना हमको पढ़ना था हमने पढ़ लिया। नाउ लेट्स कैलकुलेट द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन की सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल अगर आपको अप्रोच बताऊँ, सॉल्व करने का अप्रोच होता है, पहला आपका ना अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप क्वेश्चन समझ गए ना तो क्वेश्चन कोई सा भी आराम से सॉल्व हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना तो प्रॉब्लम होगी, उसके बाद फिर आप सॉल्व करो, ठीक है। और देखो जब से अच्छी बात, अगर मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ट्राई टू यूज मोल, ठीक है। मतलब कुछ मत करो, उसको कहीं पर भी है उसको कहाँ पे लेके आओ, मोल पे लेके आओ, क्योंकि मोल के बाद आपको सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, देखो ध्यान से एक करके कैसे सॉल्व करते हैं समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पूछा नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ CO2, अभी हम सारी बात कर चुके हैं। 22 ग्राम ऑफ CO2 में हमें बता रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन। अब पहले ये बताओ, हमने ये बात की थी 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अगर मैं बोलूँ कितने कार्बन है बताओ, बोलो, एक एटम ऑफ कार्बन है, बोलो, बिल्कुल। इसी से मैं ये भी बोल सकता हूँ 1 मोल ऑफ CO2 कितने हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन, बोलो, अभी अभी पढ़ के आए हैं, है ना, सेम चीज़ आ रही है, बिल्कुल। अब कुछ नहीं करना है हमें, क्या करना है एट द एंड, अब आपको मोल ही कैलकुलेट करने हैं, किसके, CO2 के। कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी अभी बात की थी, हमारे पास मोल क्या होते हैं बताओ, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। निकालें, क्या आएगा देखो 22। अब यहाँ पे निकाल लो, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 दूनी 32, ये 44 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 44, ये आ जाएगा आपका हाफ मोल। अगर हाफ मोल मेरा CO2 है तो बताओ हाफ मोल ही मेरा क्या होगा, कार्बन होगा, अकॉर्डिंग टू दिस, बिल्कुल। तो हाफ मोल CO2 क्या कर रहा है, हाफ मोल कार्बन कंटेंट करेगा। तो सिंपली अगर सॉल्व करूंगा तो हाफ इंटू Na कर दूं, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। दिस इज वैल्यू सॉल्व कर लो, इतने एटम है उसके अंदर। तो Na में कितने एटम होते हैं बताओ, 6.02 × 10⁻23। तो दिस वैल्यू 0.01 × 10⁻23।
23। कौन सा आंसर देख लो यहाँ। क्लियर हो गया आप लोगों को। देखो यही क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखो, ये एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है। अभी मेंस पे चलते हैं धीरे धीरे आगे। देखो दिस क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेस हाईएस्ट मास। हाईएस्ट मास निकालना है। मैंने क्या बोला आपको, कुछ नहीं करना है, ट्राई टू गो कहाँ पे, मोल पे जाओ। अब इसमें तो मोल दे रखा है, वहाँ तो जानी नहीं। देखो जैसे 0.2 मोल दे रखा है, ठीक है, और CO2 गैस दे रखी है। हमें क्या निकालना है, इसका वेट निकालना है या मास निकालना है। कैसे निकालते हैं बताओ। सिंपल, अगर आपको पता ही है ना, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हमारा मोल होता है। तो सिंपल अगर यहाँ लिख दूँ, एन क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो एन इंटू मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा हमारा, जो आपका मास है, जो सब्सटेंस का वेट है, वो पता चल जाएगा। यही तो यहाँ निकालना है कि किसका हाईएस्ट मास है, मतलब कौन सा ज़्यादा वजनदार होगा। कहने का मतलब यही है, सिंपल। तो निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू कितना होगा, CO2 का 44, कितना आएगा यहाँ से बताओ, 8.8 आ जाएगा, 8.8 ग्राम, ठीक है। 2.24, वापस मैंने क्या बोला, पहले मोल पे जाओ। मोल पे जाओगे तो क्या होगा, 22.4, ये कितना आएगा, 10⁻1 मोल। SO2 का निकालो, देखो सल्फर का 32 होता है और उसका 32 होता है, मतलब 64 हो जाएगा इसका। तो उसको 64 से अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो 6.4 ग्राम आएगा। मॉलिक्यूल वाटर, वाटर का 18 होता है, अभी बात कर ली। तो मॉलिक्यूल इतने, देखो ये मॉलिक्यूल हाफ मोल के, अभी अभी डिस्कस किया था, याद है। एन से डिवाइड करोगे तो बिल्कुल, तो हाफ इंटू 18 कर दो, ये कितना आ जाएगा, 9 ग्राम। तो यहाँ पे 20, तो किसका जाना है, 20 ग्राम जाना है सबसे ज़्यादा। इसमें तो डायरेक्ट ही क्या दे रखा है आपको, वेट दे रखा है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 20 ग्राम कैल्शियम दे रखा है सिंपली। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन सॉल्व करनी होती है। आई होप आपको ये क्लियर है। अब आते हैं हम लोग धीरे धीरे, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर Na2 और N2O4 इज 34.5, परसेंटेज अबंडेंस बाय मोल निकालना है। आप ध्यान से देखना, जैसे मैंने बोला था उस टाइम पे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, जैसे हमने वहाँ बात की थी, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है इसका, वेपर डेंसिटी गिवन है। क्या गिवन है, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी से मैंने बोला था क्या निकल जाएगा आपका, एवरेज एटॉमिक मास। अब मॉलिक्यूलर तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, तो यहाँ से निकाल लो, एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा बताओ, 34.5 इंटू 2, इट्स समथिंग 69। बोलो आ गया, बस हो गया। कैसे निकाला था मैंने, क्या बोला था। अब देखो किसका निकालना है, यहाँ देखो, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ NO2। NO2 का क्या मान लो, x मान लो। अब मान लेते हैं लेट x परसेंटेज ऑफ NO2 प्रेजेंट इन सैंपल, ठीक है। अब x परसेंटेज NO2 अगर प्रेजेंट है सैंपल में, तो हमारे पास 100 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, N2O4, बिल्कुल। तो ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। अब क्या करते थे हम, परसेंटेज क्या निकालते थे, आप एवरेज एटॉमिक मास निकालते थे या मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर जो मास आप निकालते थे, कैसे निकालते थे बताओ। परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय मास या वेट, मॉलिक्यूल ना, मॉलिक्यूलर मास जो भी आपका है उसका पता ही चल जाएगा। और क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे और इसका सबमिशन ले लेंगे। ऐसे ही कुछ था, हम निकालें। तो x क्या करेंगे, अब देखो NO2 का आएगा कितना, नाइट्रोजन का 14 और O2 का आ जाएगा 32, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस यहाँ पे 100 माइनस एक्स, और इसी तरीके से इसका दुगना कर देंगे, ये आ जाएगा 14 प्लस 32, है ना। इसका दुगना ही तो N2O4, ठीक है। और डिवाइड बाय कर दो 100, और ये वैल्यू आ जाएगी 69 के इक्वल। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो देखो क्या होगा, मेरे पास आएगा x, ये वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ 6 और 4, 46 आएगा, 46x प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 46 का दुगना 92, तो 9200 माइनस 92x, और ये आ जाएगा आपका 6900। एंड अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ, इसको इधर लेके जाऊँ, तो 9200 माइनस 6900, और ये आ जाएगा इधर से जाके तो 46x, है ना। ये वैल्यू आएगी दिस एंड दिस 46 है। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो आएगा 2300 आएगा, 46 इज समथिंग 50%। देखो आप लोग x की वैल्यू कितनी आ रही है, 50%, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू बी कैलकुलेट। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक। नाउ लेट्स कैलकुलेट जेई मेंस क्वेश्चन। अब हमने जो पढ़ा है देखो, उससे जेई मेंस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, स्टार्ट करें। हीमोग्लोबिन कंटेंट, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे ना, हमने बोला पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन कंटेंट 0.3% ऑफ आयरन बाय मास। क्या बोला उसने, हीमोग्लोबिन एक हमारा पता बताया सबके ब्लड में होता है, ठीक है। उसमें 0.34% आयरन है, क्या है, आयरन है। बाय मास मतलब अगर आपका 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो उसमें कितना 0.34%, उसका 1 ग्राम का 0.34% क्या होगा, आयरन होगा।
ठीक है, नॉट 0.34 ग्राम, 0.34%, मतलब आपको डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा। ओके, ये आपका आयरन होगा। उसके बाद उसने बोला है कि देखो Fe एटम्स बताने हैं मुझे, नंबर ऑफ Fe एटम्स बताने हैं किसमें 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। तो एक एक करके चीजें लिखे। हमें पता है कि 1 ग्राम में उसने कितना बोला है 0.34% Fe, ठीक है। अगर सिंपली उसका 3.3 ग्राम दिया है तो कितना हो जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 0.34%। और ये मेरा Fe का क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तो निकाल लूँ, तो यहाँ पे निकलो, वेट ऑफ Fe कितना आएगा, वेट ऑफ फेरस एटम कितना आ जाएगा, देखो 3.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 डिवाइड बाय 100, ये ग्राम में मेरा वेट आएगा, किसका, Fe का वेट आएगा। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ऐसे आती है 1.122 इंटू 10⁻²। क्लियर हो गया सब, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं करना है, देखो अगर ये पता चलेगा तो आपको पता है ये मोल पे जाना है, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे जाना है। मोल्स कितने होंगे, वेट ऑफ Fe डिवाइड बाय क्या कर दूं बताओ, मॉलिक्यूलर। अब यहाँ मॉलिक्यूलर तो होगा नहीं, एटॉमिक मास होगा, क्योंकि एटम ही है हमारे पास, क्योंकि हमारा Fe तो एटम है ना, तो यहाँ पे एटॉमिक मास डाल दो। एटॉमिक मास जो भी हमारा 1 मोल का लिखते हैं हम लोग वो डाल देते हैं। सिंपली क्या कर दो, यहाँ पे एटॉमिक मास डाल दो, क्या आ जाएगा जल्दी बोलो, Fe का क्या आएगा Fe का हमारे पास 1.122 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय एटॉमिक मास हमारा 56 दे रखा है इन्होंने, 56 डाल दो, ठीक है। अब ये आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, यू मतलब एटॉमिक में AMU में दे रखा है, लेकिन हमें तो पता है ना इनके क्या सेम होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता था। अगर मुझे ग्राम्स में भी निकालना है तो क्या आ जाएगा 56 ग्राम आ जाएगा। समझ में आ गई आप लोगों को बातें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इससे आपके क्या निकल जाएंगे, मोल्स निकल जाएंगे। मोल्स निकल गए, मोल्स के बाद क्या करना है आपको, नंबर्स ऑफ एटम निकालने। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ एटम, सिंपली इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या कर दो 6.023 से मल्टीप्लाई कर दो। जब यहाँ से आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी दिस वन। क्लियर, अप्रॉक्स इसकी इक्वल आ जाएगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैसे हम लोगों को रिलेट करना है, तो जेईई मेंस के क्वेश्चन ऐसा था, जो हमने पढ़ा था वो बिल्कुल वैसा ही है, पूरा ऊपर कुछ अलग नहीं है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 5 मोल। अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये क्वेश्चन दिखने में हार्ड लग रहा है आप लोगों को, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। ध्यान से पढ़ते चलो एक लाइन। 5 मोल्स ऑफ AB2 वेट 125 into 10⁻³ kg and 10 moles of A2B2 weight 300 into 10⁻³ kg. The molar mass of A and molar mass of B आपको कैलकुलेट करना है, वो भी किस में कैलकुलेट करना है, गिवन देखो kg में, kg पर मोलर। मोलर पर तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि आप मोल ही निकाल रहे हो एट द एंड, ठीक है, बट आपको निकालना है किस में, kg में निकालना है। अब ध्यान से समझना, अभी तक ये, अब इसमें आपको फंडामेंटल लगेगा। कौन सा फंडामेंटल, जैसे हम H2O का वेट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा ही कुछ करते थे, याद आ रहा है अभी तक जो हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं, वैसा ही कुछ यहाँ करना है। निकालें, स्टार्ट करें, बिल्कुल, ठीक है। तो देखो 1 मोल का क्या हो जाएगा, 1 मोल AB2 का जो वेट है वो कैसे निकालेंगे बताओ, मास ऑफ A प्लस 2 टाइम मास ऑफ B, ये आ जाएगा। इसको ग्राम में ले लेंगे तो 1 मोल का आ जाएगा, यही तो होता था हमारे पास, है ना, बिल्कुल। अब इसको 5 मोल्स का निकालना है, तो 5 मोल्स का कैसे निकालूंगा बताओ, सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा उससे आ जाएगा। और ये वैल्यू आपको गिवन है, देखो 125 kg 10⁻²। अब देखो ये ग्राम कर दूंगा मैं, कुछ नहीं करना है, वो हमारे सीखो मैंने ग्राम कर दिया, मैं बाद में से kg में कन्वर्ट कर लूँगा। अभी के लिए मेरे को मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान करनी है, ठीक है। सेम चीज़ से अगर मुझे लगता है आप लोग लिख सकते हो 10 मोल ऑफ A2B2 का जो वेट है वो निकाल सकते हैं ना। तो कैसे, 10 और अंदर क्या आ जाएगा 2Ma प्लस 2MB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 ग्राम, पक्का। अब ध्यान देखो, आपके पास यहाँ से 2 इक्वेशन बनेंगी, एक तो आएगी ये 5Ma प्लस 2MB इक्वल टू 125, और एक आएगी आपके पास 10 2Ma प्लस 2MB इज इक्वल टू 300। नाउ यू ऑल सी, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या होगा, 5 से 525 25 बार कट जाएगा, और 10 से ये वाली 10 बार कट जाएगी। तो इस इक्वेशन को मैंने नया ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, क्या बन जाएंगी अब मेरी इक्वेशन, Ma प्लस 2MB इक्वल टू 25 और 2Ma प्लस 2MB इक्वल टू 3।
अब ये चीज़ आप लोगों को पता ही है, मैथ तो सॉल्व करनी सबको आती है, आराम सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, आपको इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दो नीचे वाले में, तो एम ए से क्या आ जाएगा, 2m तो एम बी तो कट ही जाएंगे, ये वाली वैल्यू, ये वाली एम ए आएगी, 30 - 25 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, जो 5 ग्राम क्या आएगा आपका एम ए आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी, आप जैसे क्वेश्चन में जब पुट करोगे तो आपकी एम वी की वैल्यू आ जाएगी 10। देखो ध्यान से, तो आंसर अगर के जी में देना है तो 5 × 10⁻³ और 10 × 10⁻3। क्लियर है आपको? ठीक है, तो मुझे होप श्योर आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, आप लोगों को अगर आप एक सिंपली अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, प्रैक्टिसिंग करेंगे, तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसी को अगर आप समझ पा रहे हो, अगर मुझे आगे बढ़ाना है तो इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, स्टोइकियोमेट्री यूज़ करते हैं, किसमें, रिएक्शंस में। तो आपको उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बना के दूंगा। अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर किसी को ये समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया है, सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, और आगे वाले कंटेंट्स का वेट कीजिए। और अगर आपको कोई टॉपिक की रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलरली अपने स्टेज पे, तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाइए। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों का आगे वीडियोज में उसको डिस्कस करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।